नमस्कार। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार धन विधेयक यानी मनी बिल संसद में पारित होता है। 3 प्रकार के विधेयकों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। और हमारा संविधान तीनों प्रकार के विधेयकों में अंतर करता है और इन तीनों प्रकार के विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न है। साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल को पारित करने की प्रक्रिया हम जान चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे मनी बिल यानी धन विधेयक और फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक संसद में किस प्रकार पारित किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि धन विधेयक किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मनी बिल। तो संविधान, इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 110(1) को देखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अनुसार धन विधेयक वह विधेयक है जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित है। ए, किसी कर का आरोपण, समापन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। बी, भारत सरकार द्वारा उधार लेने या प्रत्याभूति यानी गारंटी देने का विनियमन। सी, भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अथवा आकस्मिक निधि, कॉन्टिग्नेंट फंड ऑफ इंडिया की रक्षा करना, उसमें धन डालना या उसमें से धन निकालना। डी, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना। ई, किसी व्यय को संचित निधि का व्यय घोषित करना। एफ, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में धन प्राप्त करना, धन की रक्षा करना, धन को निकालना या संघ या राज्यों के हिसाब का लेखा परीक्षण करना। जी, उपरोक्त ए से एफ तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों से संबंधित आनुषंगिक इंसिडेंटल विषय। धन विधेयक वही होगा जो उपरोक्त विषयों से संबंधित है, इनके अतिरिक्त नहीं। और कोई विधेयक केवल निम्नलिखित कारणों से ही धन विधेयक नहीं होंगे। पहला, कि वह जुर्माना या अन्य अर्थदंड का आरोपण करता है। दूसरा, किसी लाइसेंस का शुल्क या अन्य किसी प्रकार की सेवा के बदले में शुल्क का उपबंध करता है। तीसरा, किसी स्थानीय प्राधिकारी या संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या नियमित करने का उपबंध करता है। इस प्रकार जो अनुच्छेद 110(1) में वर्णित विषय हैं, केवल उन्हीं से संबंधित, उन्हीं विषयों से संबंधित जो भी विधेयक होगा वो धन विधेयक मनी बिल कहलाएगा। लाइसेंस शुल्क का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय ने कॉरपोरेशन ऑफ कलकत्ता बनाम लिबर्टी सिनेमा के वाद में बताया कि लाइसेंस शुल्क का तात्पर्य उन शुल्कों में से है जो लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी कार्य को नियमित या निरीक्षण के कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाए। अब हम देखते हैं कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने और उसे पारित करने की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 110(1) में ये बताया गया है कि धन विधेयक किसे कहते हैं और अनुच्छेद 109(1) में यह प्रावधान है कि धन विधेयक केवल निम्न सदन यानी लोकसभा, लोअर हाउस में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होते हैं। ये बात
ध्यान रखने योग्य है कि धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत होते हैं, जबकि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अभिशंसा यानी रिकमेंडेशंस पर ही निम्न सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अभिशंसा रिकमेंडेशंस आवश्यक है, और राष्ट्रपति की अभिशंसा वस्तुतः राष्ट्रपति की स्वयं की ना होकर हमारे संवैधानिक उपबंधों के अनुसार मंत्रिमंडल की ही होती है। किंतु यदि किसी कर को कम करने के लिए किसी संशोधन का प्रस्ताव है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अभिशंसा की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम देखें कि धन विधेयक किस प्रकार पारित होता है। धन विधेयक पर सदन में विचार विमर्श होता है, विपक्ष आलोचना कर सकता है। इस स्तर पर यानी विचार विमर्श के स्तर पर विपक्ष धन विधेयक में उल्लिखित राशि को बढ़वा सकता है, लेकिन कम नहीं करवा सकता। इस प्रकार विचार विमर्श होने के पश्चात विधेयक को निम्न सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाएगा। अब राज्यसभा के धन विधेयक के संबंध में क्या अधिकार है, राज्यसभा को मनी बिल के संबंध में क्या राइट्स प्राप्त हैं, उसके बारे में जानते हैं। लोकसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात धन विधेयक राज्यसभा में उसके विचार विमर्श तथा रिकमेंडेशंस के लिए भेजा जाता है। विचार विमर्श के लिए अनुच्छेद 109 में प्रावधान है कि राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा जो उस धन विधेयक पर टिप्पणी करती है उसे लोकसभा स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। यानी यदि राज्यसभा उस पर कोई संशोधन या अपनी कोई टिप्पणी करती है धन विधेयक पर और उसे लोकसभा को वापस भेजती है, तो लोकसभा को अधिकार है कि वो संशोधन को स्वीकार करे या उस टिप्पणी पर विचार करे या उसे अस्वीकार भी कर सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा की अभिशंसाओं यानी रिकमेंडेशन, टिप्पणी, संशोधनों को स्वीकार करती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, अर्थात पुनः उस बिल को राज्यसभा में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उल्लेखनीय बात आती है कि यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है तो भी वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। और यदि लोकसभा 14 दिनों में उस विधेयक को यदि राज्यसभा 14 दिनों में उस विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है या लौटाने में असमर्थ रहती है तो भी वह विधेयक धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। लेकिन 14 दिनों तक लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को लौटाने की प्रतीक्षा करेगी, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। तो इस प्रकार लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 109 के उपबंधों से स्पष्ट है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक और अंतिम शक्तियां प्राप्त है। यदि धन विधेयक राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में लौटाया भी नहीं है तो भी यह समझा जाएगा कि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा
शक्तिहीन है। यही दशा इंग्लैंड की लॉर्ड सभा की है, लेकिन अमेरिकी सीनेट को धन विधेयक को संशोधित करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिकी सीनेट भारतीय राज्यसभा और इंग्लैंड की लॉर्ड सभा से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। इसके बाद की प्रक्रिया, जब दोनों सदनों द्वारा धन विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो उसे साधारण विधेयक के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस उसी सदन को नहीं भेज सकता। यानी राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा को नहीं लौटा सकता है। वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार हमारे सामने ये बात आती है कि साधारण विधेयक और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में कुछ भिन्नताएं हैं, तो उन पर नज़र डालते हैं। पहला अंतर है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु धन विधेयक केवल निम्न सदन यानी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा अंतर है राज्यसभा की सहमति साधारण विधेयक के लिए आवश्यक है, लेकिन धन विधेयक राज्यसभा की सहमति के बिना भी दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तीसरा अंतर है धन विधेयक राष्ट्रपति की अभिशंसा यानी रिकमेंडेशंस पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि साधारण विधेयकों को राष्ट्रपति की अभिशंसा यानी रिकमेंडेशंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक विधेयक का भी जिक्र हुआ था, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। तो अब हम धन विधेयक यानी मनी बिल और वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल में अंतर जान लेते हैं। धन विधेयक तो वह है जो केवल अनुच्छेद 110(1) में आर्टिकल 1101 में उल्लेखित विषयों से संबंधित होता है, और वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल अनुच्छेद 110(1) में उल्लेखित विषय के साथ अन्य विषयों से संबंधित भी हो सकता है। इस प्रकार वित्त विधेयक में साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों के ही उपबंध होते हैं। और एक तथ्य और उभर कर सामने आता है कि इस प्रकार देखें तो प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो यह आवश्यक नहीं है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में दो बातें एक समान हैं। पहली तो कि वित्त विधेयक भी धन विधेयक की भांति लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। और दूसरी, वित्त विधेयक को भी राष्ट्रपति की अभिशंसा के बिना, रिकमेंडेशंस के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अन्य सारे विषयों में वित्त विधेयक उसी प्रकार पारित होगा जैसे कि साधारण विधेयक पारित होता है। राज्यसभा को वित्त विधेयकों के संबंध में वही अधिकार प्राप्त हैं जैसे साधारण विधेयकों के संबंध में है, यानी राज्यसभा वित्त विधेयकों को संशोधित कर सकती है, और यदि राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक को लेकर किसी प्रकार की असहमति है तो उसे
संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी संविधान के अनुसार धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ही अंतिम शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यसभा शक्तिहीन है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो साधारण विधेयक के संबंध में हैं, यानी वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है या विधेयक को पुनर्विचार के लिए उसी सदन को लौटा सकता है। तो ये थी धन विधेयक को पारित करने और वित्त विधेयक को संसद में पारित करने की प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।